हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नीट 2026 के लिए। इस चैप्टर से मिनिमम आपके 3 से 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपके आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस इसका अभी तक देखे गए हैं। तो सेफर साइड पे हम मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके इस साल रहेंगे इस चैप्टर से। विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड और आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कुछ पीवाईक्यू में हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं और उसी के बेसिस पे लगभग लगभग आपके 99% क्वेश्चंस हैं। और इन द एंड आपके कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड इज ए टाइप ऑफ। ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको साथ साथ में आपके सॉल्यूशन प्लस आपके एनसीईआरटी लाइंस भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे हम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है और उसी को हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट। प्लाज्मा के अंदर लगभग क्या होता है। ठीक है। तो ये पूछा है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें बोलेंगे कि जो ब्लड होता है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड। ठीक है। अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में आपकी लाइन डायरेक्टली दी हुई है। ये ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। प्लाज्मा is straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood, 90 to 92%। ठीक है। 90 to 92% आपका प्लाज्मा होता है इज वाटर एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। ध्यान रखना है इस बात का। फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। जो ब्लड होता है आपके, उसमें मेजर जो प्रोटीन पाई जाती है आपके फिब्रिनोजेंस होता है, ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। हमने लगभग लगभग सारा कवर किया है। सिर्फ साथ बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज, अभी हमने देखा था क्या, वाटर। मेजर मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। कितना होता है वाटर आपका? 90 टू 90%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें होता है जो आपका एल्ब्यूमिन होता है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका एल्ब्यूमिन। अभी हमने कहा था ना फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। अभी हम सारे ये वाले प्रोटीन से फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन हम आपकी डिस्कस करेंगे वन बाय वन और आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है। तो एक का फंक्शन आ गया आपका एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन क्या काम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेन करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा होता है? फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन की क्या प्रोसेस होती है उसमें ब्लड क्लोटिंग की? चलो हम लोग देखते हैं उसके बारे में अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब धीरे धीरे हम सारा कवर अप करेंगे। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन लैकिंग। सीरम और प्लाज्मा दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। जो सीरम और प्लाज्मा है उन दोनों के बीच में फिब्रिनोजेंस का डिफरेंस होता है। ठीक है। एल्ब्यूमिन भी दोनों में, इसमें दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलिन भी होता है और वाटर वाटर भी दोनों में प्रेजेंट होता है। जो बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें सीरम का, तो सीरम को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा से अगर हम फिब्रिनोजेंस निकाल दें तो वो आपका, प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजेंस निकाल देंगे तो वो सीरम कहलाएगा आपका। ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसका दिया हुआ है, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। ग्लोबुलेंस की अगर हम बात करें तो ग्लोबुलेंस आपके प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलेंस आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, CO3 है, Cl माइनस क्लोराइड आपका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, ये सब ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ठीक है। क्योंकि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड के अंदर ये होते हैं ऑब्वियसली। जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ड्रॉप किए जाते हैं, जहां पे एक्सेस होते हैं वहां से वापस से ब्लड में ले जाते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसके थ्रू होता है? आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं,
तो ब्लड और उनके बीच में, टिश्यू के बीच में कनेक्शन होता है ये, ठीक है। फिर आता है आपका फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसने क्या कहा, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है वो भी हम देखते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये आपकी लाइन थी, ये एग्जैक्टली यही लाइन थी कि प्लाज्मा जो सीरम होता है और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है, फिब्रिनोजन का डिफरेंस होता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, क्लॉटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे जो फिब्रिनोजन थे उन्हीं को हमने क्लॉटिंग फैक्टर कहा था, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर हमने इन्हीं को कहा था। अगर हम बात करें कि क्लॉटिंग होती कैसे है, तो ये देखो आपने कहा था, हमने कहा था ना कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो फिब्रिनोजन होता है ब्लड के अंदर। देखो, fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। तो fibrins किससे बनते हैं, fibrinogens क्या बनाते हैं आपके, fibrins बनाते हैं, और वो किस एंजाइम कौन सा होता है वहां पे, थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ब्लड जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसी के अंदर ही आपका थ्रोम्बिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में, ठीक है। वरना अदरवाइज वो क्लॉटिंग हर जगह कर देगा और हर जगह क्लॉटिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर ब्लड क्लॉट आपका ब्रेन में भी स्टक हो सकता है और वो अल्टीमेटली आपकी डेथ का कॉज हो सकता है। तो इसलिए आपका जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेंस होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में क्या बनाते हैं आपका, फाइब्रिन्स बनाते हैं। कौन से एंजाइम की हेल्प से, थ्रोम्बिन एंजाइम की हेल्प से। थ्रोम्बिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द बाउ रिएक्शन। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना कि फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, इसके लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, इज रिक्वायर्ड फॉर द बाउ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैस्केड प्रोसेस इस बार पूछा जा सकता है आपका, तो थोड़ा सा इस बारे में, कैस्केड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कैस्केड प्रोसेस आपकी होती है कि जब हम फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो चाहिए होता है, जो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज, वो जो चाहिए होता है, उसके इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो प्रो प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है, समझ में आया। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। वहां पे हमें कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, थ्रोम्बोकाइनेज की जरूरत होती है। अब इस जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी बनी है, इसी रिएक्शन को हम लोग कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारा अल्टीमेटली फाइब्रिन बनता है और ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैस्केड प्रोसेस का आपका ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, दैट्स इट। फिर ये बोलता है आगे, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट, वो आपके काम का नहीं, छोड़ो। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज, ये आपका जो आगे का इसमें पार्ट है वो बताता है कि इसमें क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता। जनरली वो आपका पार्ट में नहीं आएगा, एंजाइम अगर एग्जाम में आता है आपका तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे अगर हम चलते हैं तो आगे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ आगे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी आर आल्सो कॉल्ड, आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी आपकी होती है इरिथ्रोसाइट्स कही जाती हैं। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी की बात करें तो 120 डेज होता है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं आपके, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है और फ्री के मार्क्स हैं, बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो। हीमोग्लोबिन कंटेंट्स, हीमोग्लोबिन में क्या होता है सबको पता है, आयरन की कमी। आयरन की कमी हम कैसे बताते हैं ब्लड में, जनरली हीमोग्लोबिन देख के बताते हैं कि भाई साहब इसमें तो आयरन की कमी है, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो या किसी अलग अलग फॉर्म में होते हैं आयरन, वो अलग चीज है, बट इन जनरल जो हम लोग गैस करते हैं कि किसी में आयरन की कमी है या नहीं, वो हीमोग्लोबिन से लगाते हैं कि इसका एचबी कितना आ रहा है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड एनसीईआरटी लाइंस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में इस प्रकार से आपके लिए कुछ लाइनें दी हुई है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स
आर कलेक्टिवली कॉल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो कौन से होते हैं आपके, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने देखो यहाँ पे देखा था कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, ठीक है, और एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके ये हो गए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके एरिथ्रोसाइट्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये तीनों आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। इन ये तीनों मिलकर आपका लगभग 45% ऑफ द ब्लड आपका बनाते हैं। अब एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। क्यों एरिथ्रो, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी चीज ब्लड में कुछ भी नहीं होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स है ना। तो आरबीसी आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज्यादा अगर ब्लड सेल्स में बात की जाए तो आरबीसी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज ऑफ 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, ठीक है, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द adults. RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in cell shape. Sorry, ध्यान रखना, आरबीसीज होती हैं जो उनमें न्यूक्लियस, जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब आरबीसीज फॉर्म होती हैं तब उनमें न्यूक्लियस होता है, बाद में वो डिप्लीट हो जाता है उनका। दैट्स ए डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं कि आरबीसी के अंदर आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, और उनकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव टाइप, ठीक है, होती है। और रेड कलर की होती हैं जनरली क्योंकि उनमें आयरन होता है, आयरन का जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है रेड कलर से ही होता है। और इनके अगर हम आरबीसी की बात, सॉरी, हीमोग्लोबिन की बात करें जो ब्लड के अंदर होता है, जो पर 100 ml आपका मेजर किया जाता है, वो लगभग 12 से 16 ग्राम होता है। तो हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। जनरली होता है फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम पाया जाता है, एचबी जिसको मेजर करवाते हैं, इन कंपैरिजन टू मेल ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजंस। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये हमने पुराने चैप्टर में भी देखा था, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी 20 टू 25 टाइम्स ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट की जाती है गैसेस एक्सचेंज में या ब्रीदिंग के टाइम पे टिश्यू तक जो ले जाई जाती है, वो 97% ऑक्सीजन आरबीसी या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ही ले जाई जाती है। जबकि CO2 के केस में ऐसा नहीं होता। CO2 जो होती है टिश्यू से लंग्स तक ले जाई जाती है, 70% होती है आपकी ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट फॉर्म में ले जाई जाती है, ठीक है। लगभग 20 टू 25% आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के बाद ले जाई जाती है वहां पे, ठीक है। RBCs have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen. तो spleen है ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, और स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब जब 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, जो वो काम की नहीं रहती है, तो उनको स्प्लीन में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है, और उनको प्रोसेस करके जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सब रख लिया जाता है, बाकी डिस्पोज कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जब लीव ड्राई होती है तो पहले येलोइश कलर में धीरे धीरे चेंज होना शुरू होती है, फिर उसके बाद वो शेड हो जाती है। रीजन बिंग क्योंकि प्लांट्स उसमें से अपने मिनरल्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक इसी तरीके से स्पाइडर होती है, वो अपना वेब थ्रू करती है, वेब बनाती है और वापस अपना वेब कलेक्ट कर लेती है। दैट्स काइंड ऑफ लाइक कंजर्वेशन टाइप ऑफ नेचर है, ये होता है टू एफिशिएंटली यूज द रिसोर्सेज, ठीक है। अगर अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो ये पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी आर इन्वॉल्व इन, सबको पता है डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, विच डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, आपके लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। विच डब्ल्यूबीसी इज फेगोसाइटिक, इसने पूछा कि विच डब्ल्यूबीसी इज फेगोसाइटिक। डब्ल्यूबीसी कोई से भी हो जो यहाँ पे दी हुई है, ये सारी ही आपके फेगोसाइटिक नेचर है। कैसे है, क्या है, तो इसका आंसर आपका ओल आएगा, ठीक है। वो हम देखते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन, अभी बात की थी हमने, प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करती हैं, फिब्रिनोजन, प्लेटलेट्स फिब्रिनोजन रिलीज, कुछ याद आ रहा है। तो प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करती हैं, क्लोटिंग में हेल्प करती हैं आपकी। अगर इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में आपकी लाइंस है डायरेक्ट जो आपके इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है एज दे आर कलरलेस,
ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है उसके अंदर, तो वो रेड कलर की होती है। डब्ल्यूबीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता तो कलरलेस होती है, तो जनरली हम उसको व्हाइट बोल देते हैं, ठीक है। उनमें न्यूक्लियस ये ध्यान रखना, ल्यूकोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स आपके आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स आपकी डब्ल्यूबीसी है। तो अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की, इनके अंदर ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड का मतलब है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर एवरेज नंबर की बात करें 6000 टू 8000 पर एमएम क्यूब आपके ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आरबीसी से भी कम लाइफ स्पैन होता है इनका, दे आर शॉर्ट लिव्ड। टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स आप देख सकते हैं, ग्रेनुल जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट आपकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, आपकी जो शेप होती है, ठीक है, सरफेस। न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। अगर ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स में ये आपका तीन टाइप बताया इसने, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये किसके टाइप हैं? आपके ग्रेनुलोसाइट्स के हैं। व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट किसमें? ब्लड में नहीं, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो टाइप है जो हमने पढ़े हैं अभी, उनके अंदर से न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा अबंडेंट होती हैं। लगभग 60 टू 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं, आपकी ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 टू 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट। बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं, कितनी होती है? 0.1 टू 1% अमंग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 टू 8%, मोनोसाइट 8 टू 6 टू 8% होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आपकी 60 टू 65% होती है, ठीक है। Are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Neutrophils and monocytes जो होती हैं आपके phagocytic in नेचर होती हैं। एंजाइम, कोई भी आपके अंदर फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर, मान लीजिए कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ये जाती हैं वहां पे और उसके चारों तरफ धीरे 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 उसको एंगल्फ कर लिए, फेगोसाइट कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये। बेजोफिल्स की बात करें, बेजोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा। तो हिस्टामिन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए आपके बेजोफिल्स रिएक्शन बेजोफिल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? आपकी इन्फ्लेमेटरी। तो एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। एजिनोफिल्स होती हैं आपकी रेजिस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन रेजिस्ट करती हैं तो आपकी ये इन्फ्लेमेशन में भी है, सॉरी एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपकी एसोसिएटेड रहती हैं ये। आपके यहाँ पे काम की बात क्या क्या है? ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसके टाइप की बात करें, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स आर टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। और जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बात करें, एग्रेनुलोसाइट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी 60 टू 65। बेसोफिल सबसे लीस्ट होते हैं। बेसोफिल क्या काम करती है? आपकी एंटी एलर्जिक, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होती हैं वहां पे ये काम आती है बेसोफिल्स आपकी, ठीक है। मोनोसाइट्स आपकी 6 टू 8% होती हैं लगभग, ठीक है। और जो आपकी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं वो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। एजिनोफिल्स भी आपकी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में रेस्पॉन्सिबल रहती हैं। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, लिम्फोसाइट 20 टू 25% ऑफ, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपकी 20 टू 25% होती है। दो टाइप की होती है, बी टाइप एंड टी टाइप की, ठीक है। बोथ बी एंड टी टाइप रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। जनरली जो डब्ल्यूबीसी है आपकी ल्यूकोसाइट्स है, उनका काम यही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी में आपकी हेल्प करती हैं ये, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है कि कौन सी किस टाइप के रिएक्शन में काम करेगी। कोई मान लो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो उसके लिए बेसोफिल आपके काम में आ रही है, या आपकी न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स हैं तो कोई मान लो बैक्टीरिया वायरस आपका कुछ भी आ रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। आ गया? Platelets are called thrombocytes, are cell fragments produced from megakaryotes, especially cell in bone marrow. ठीक है, bone marrow से platelets बनती है। Blood normally contains इतना 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 1.5 लाख से 3.5 लाख आपका लगभग होता है ये, 1.5 लाख to 3.5 लाख। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. ठीक है, इतना ही है प्लेटलेट्स का काम, आपका क्लॉटिंग में ही काम आता है मेजरली। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और भी चीजें के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं कि ब्लड ग्रुप की अगर बात करें,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ब्लड ग्रुप आपके जनरली जो बेसिस होता है एंटीजन के बेसिस पे होता है। एंटीजन आपके दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, या तो एंटीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या एंटीजन आपकी बॉडी में एब्सेंट है। जो एंटीजन अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा, और एंटीजन एब्सेंट है तो वो आपकी बॉडी में एब्सेंट हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो ए नहीं होगी, वो एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी क्यों बी क्यों होगी? क्योंकि ए तो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ए आपके अंदर ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, तो अगर उसने एंटीबॉडी बी बना लिया आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी के ही सॉरी अगर आपकी बॉडी में आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ए पॉजिटिव है आप, ठीक है, अगर आप ए पॉजिटिव हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इट मींस आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो बी टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी उसने बना ली तो वो आप ही के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एंटीजन आपके प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे। तो आरबीसी को अगर डिस्ट्रॉय कर देगी आपकी एंटीबॉडी, तो आपके पास तो बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी ना आपकी बॉडी में। ये ऑटोइम्यून डिजीज का टाइप भी है ये अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो एंटीजन प्रेजेंट आपकी बॉडी में होगा उसके अपोजिट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। सिंपल बात है। जिसके अंदर मान लीजिए एंटीजन ए है किसी के अंदर, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। और किसी के अंदर एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी। मान लीजिए किसी के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी? उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। इसीलिए जो आपका ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल रिसीवर होता है। आप उसको कोई भी ब्लड टाइप डोनेट कर सकते हो। और जो एंटीजन सॉरी ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ का मतलब है आपके अंदर एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। जब ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं है तो आपके पास कोई भी रिएक्शन आपकी जो आप इस ब्लड के ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं होगी उसके आरबीसी के ऊपर। अब जब वहां पे जब आपको ओ ब्लड जो किसी भी को दिया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इस वाले ओ ब्लड ग्रुप को। बट इसमें अगर स्पेसिफिक आप जाते हैं तो हम बात करेंगे ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। रीजन बीइंग कि जो आरएच फैक्टर है उसकी बाद में डिस्कवरी हुई, तो आरएच फैक्टर भी आपका प्रेजेंट होता है। जो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव है ना, वो इस टाइप से लिखा जाता है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा जाता है कि ए पॉजिटिव तो ए तो उसका एंटीजन है ही, उसके साथ आरएच फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। ए नेगेटिव है तो ए एंटीजन उसके अंदर है और आरएच फैक्टर उसका एब्सेंट है। तो इस टाइप से वो रिप्रेजेंटेशन में आपका बनाया गया था। ठीक है, आगे अगर हम हाँ सॉरी क्वेश्चन तो हमने किए नहीं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन एंटीजन्स। यूनिवर्सल डोनर आपका ओ, अभी बताया था मैंने यूनिवर्सल डोनर आपका। यूनिवर्सल रेसिपेंट ए बी। आपकी एनसीईआरटी में दी हुई लाइनों की अगर बात करें, एबीओ ग्रुप is based on the presence or absence of two surface antigens that can induce immune responses on the RBC namely A and B। RBC के ऊपर A और B दो टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे आपकी ये डिसाइड किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया, बट फिर भी एनसीईआरटी के टेबल है, एक बार आप देख लीजिए फटाफट। अगर ब्लड ग्रुप ए है, आपके ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। एंटी बी जिसको बोलते हैं ना, एंटीबॉडी। ठीक है। और डोनर ग्रुप, इसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? आपका ओ तो है ही, ओ तो यूनिवर्सल है आपका। ओ आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डोनर है, तो सब में आएगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर अब ए को ए ही डोनेट कर सकता है, बी नहीं करेगा। बी करेगा तो उसकी एंटीबॉडी वहां से रिएक्शन कर जाएगी और वो दिक्कत हो जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन बी होगा। और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी उस इंसान के अंदर? उसके अंदर एंटी ए प्रेजेंट होगी। तो इसका डोनर कौन कौन हो सकता है? बी हो सकता है, और वो तो होगा ही होगा। ए बी की अगर बात करें तो ए बी में एंटीजन कौन से? ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी उसके अंदर एब्सेंट होंगी। अब उसमें डोनर कौन कौन हो सकते हैं? इसमें जब क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो हम इसको ए बी और ओ हम दोनों ही इसको डोनेट करते हैं। अब ओ की अगर हम बात करें तो ओ के अंदर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, और एंटीबॉडी की बात करें तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर अगर इसके अंदर एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट है, तो हम जिसको इससे डोनेट करवाएंगे या किसी को भी ये ब्लड ग्रुप देगा, अपना ब्लड डोनेट करेगा, तो उसके साथ तो रिएक्शन कर सकते हैं ना, इसकी एंटीबॉडी तो रिएक्शन कर ही सकती है उसके साथ। तो उसका ये होता है कि उसके उसके अंदर ऑलरेडी हम उसको इंड्यूस करवाते हैं और इंजेक्शन लगा के उसको सप्रेस कर दी जाती है, ताकि वो वहां पे ब्लड क्लॉट ना बनाए। ठीक है।
अब आगे चलते हैं आरएच फैक्टर की बात करें। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर भी सिंपल, जैसा एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन आपका ए और बी होता है, ठीक वैसे ही आरएच फैक्टर आपका एंटीजन होता है बेसिक। ये भी आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स ड्यू टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है और आपके आगे भी बहुत काम आएगा ये। एरिथ्रोब्लास्टो ब्लास्टोसिस, अगर हम बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि जो मदर होती है, मान लीजिए मदर आपकी आरएच पॉजिटिव है, और मान ले मदर आपकी आरएच नेगेटिव है, बच्चा आपका आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे का थोड़ा सा भी ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो उसके अंदर फॉरेन बॉडी उसको आरएच जो पॉजिटिव एंटीजन था वो मिलेगी, तो उस टाइम पे मदर की बॉडी उसके लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो तैयार कर लेगी वहां पे। अगर जब उस सेकंड चाइल्ड की डिलीवरी होगी वहां पे, तो वहां पे जान का खतरा बनता है। तो इस वाली सिचुएशन को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस के थ्रू टर्म है जो डिफाइन करती है इसको। और इसके लिए जनरली क्या होता है कि इंजेक्शन दे दिया जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ताकि उसमें ऑलरेडी पहले से आपको एंटीबॉडी दे दी जाती है, तो वो एंटीबॉडी के उस एंटीजन को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बॉडी अपना रेस्पॉन्स क्रिएट ही नहीं कर पाती है तब तक। इन सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं तो, ठीक है। इसमें देखिए ये लिखा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस के ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। मदर आपकी आरएच नेगेटिव है, फीटस आपका क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और ब्लड उसका आरएच पॉजिटिव जो फीटस का है वो मदर के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। तो उसको तो फॉरेन बॉडी में लगी ना, क्योंकि उसके पास तो आरएच नेगेटिव था, तो उसके पास तो आरएच फैक्टर था ही नहीं, एंटीजन था ही नहीं। तो उसकी बॉडी ने आरएच एंटी आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर दी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर जो कि आरएच नेगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस आरएच पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, जब फीटल आरबीसी अगर आपकी डिस्ट्रॉय होगी तो आपका प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी। तो इस चीज को, दिस कुड बी ए फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। Erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering the anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. तो मैंने आपको बताया था ना कि उसको पहले से ही आप एंटीबॉडी दे दो तो उसकी बॉडी खुद की जनरेट नहीं कर पाएगी इम्यून रेस्पॉन्स, तो उसकी बॉडी के पास में कोई मेमोरी नहीं रहेगी। जब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है तो आगे एंटीबॉडी बनेंगी नहीं उसमें, तो वो नेक्स्ट चाइल्ड अगर आपका आरएच पॉजिटिव होता भी है तो इतना इश्यू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम चलते हैं तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, सबको पता है ह्यूमन हार्ट चार चैम्बर, फोर चैम्बर्ड होता है। कैसे? दो आपके, नहीं डायग्राम से समझेंगे हम इसको। दो आपके एट्रियम होते हैं, ये वाले है ना, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये एट्रियम होता है, और ये आपके बड़े जो पार्ट हैं वो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट हैं आपकी, ये एट्रियम है, ठीक है। और ये वाले पार्ट आपके जो बड़े हैं वो आपके वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स बड़े क्यों होते हैं और एट्रियम छोटे क्यों होते हैं? वेंट्रिकल्स को ब्लड इकट्ठा करके आगे तक पंप करना होता है, ठीक है। इस वजह से वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं आपके, और जो एट्रियम होते हैं वो क्योंकि ब्लड रिसीव करते हैं और उनका काम इतना ही ब्लड रिसीव करके वेंट्रिकल्स तक ही पहुंचाना है उनको, तो इसलिए उनका ज्यादा कोई प्रेशर मेंटेन करना या ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है उनको, तो इसलिए वो छोटे भी रखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक चीज और ध्यान रखना आप, चलो मैं पहले ये क्वेश्चंस आपको बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर्स, फोर चैम्बर्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स, राइट साइड आपका जो होता है उसमें आपका हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वही होता है आपका। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा डायग्राम से, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है आपकी बॉडी को ब्लड पंप करती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की अगर लाइंस की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, उनके अंदर टू चैम्बर हार्ट होता है। आपके हार्ट बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है। बॉडी से आपका ब्लड आएगा, एक चैम्बर के अंदर एंटर करेगा और वहां से दूसरे गिल्स के थ्रू पास होते हुए सेकंड चैम्बर से आपका डायरेक्ट बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है वहां पे, ठीक है।
एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि एक तो चैम्बर आपका बनाया जाता है बॉडी से, जो आपका ब्लड आ रहा है वो वहां पे रखा जाता है उसके अंदर, ठीक है, बॉडी से ब्लड आया वो उसी के अंदर हुआ आपका। फिर वो एक अ, ऐसे समझिए आप कि एक चैम्बर है आपका, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है, आपका बॉडी से ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसने आपको इस यहाँ पे पंप किया, इसने आपके लंग्स या गिल्स के अंदर जो भी है आपका एम्फीबियंस है, ठीक है, तो वहां पे इसको ऑक्सीजनेशन के लिए इसको ब्लड को भेजा, ठीक है, ये ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पे आपके लंग्स मान लीजिए, गिल्स मान लीजिए, लंग्स नहीं होते हैं गिल्स होते हैं वैसे तो, ठीक है, ये जो भी है आपका जो भी स्ट्रक्चर है वहां से आपका ब्लड ऑक्सीजनेट होके यहाँ पे आपका आर्टिकल, ठीक है, ये आया, यहाँ पे आके ये वापस से बॉडी में पंप होने के लिए यहाँ पे आता है और ये ब्लड वापस से मिक्स हो गया यहाँ पे, और यही ब्लड आपका आगे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। तो ठीक ये एक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका नहीं होता है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मिक्स होता रहता है, और यहीं से आपके गिल्स को भी सप्लाई जाती है, और ये यहाँ से वापस आती है, यही बॉडी के लिए सप्लाई होती है। तो एक तरीके से ये आपका ब्लड प्योरली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, मिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड द टू आर्टरिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, आपका वेंट्रिकल सिंगल ही होता है। वेयर क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स हैव पोजेस फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू आर्टरिया एंड टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है उसकी जो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि इट इज मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, आपके ब्लड के अंदर मोर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी इसके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट आपने डेडिकेटेडली रख दिया है ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, और एक पार्ट आपने रख दिया है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हम समझते हैं इसको कि ना, ये वाला जो आपका डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये आपकी सुपेरियर वेना कवा है, ये आपकी वेन है, ब्लू कलर से जो यहाँ पे दिखाई गई है आपकी वेन्स है, और रेड कलर से जो दिखाई गई है आपकी आर्टरी है। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका हार्ट है, हार्ट से जो दूर जा रही है, जो हार्ट से निकल के जा रही है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं वेन्स। इसमें कोई भी आपका एक्सेप्शन नहीं है। जो हम लोग याद करते हैं कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो थोड़ा सा एक पॉइंट पे जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है वहां पे आपका कंफ्यूजन बन जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड से, सॉरी, हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड के पास, सॉरी, हार्ट के पास ब्लड लेके आती है, ठीक है। जो आर्टरी है आपकी हार्ट से ब्लड लेके जाती है, और वेन्स आपकी हार्ट के लिए ब्लड लेके आती हैं। तो सुपीरियर वेना केवा है, जो वेन है आपकी, ये आपकी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है और ये पंप करती है आपकी कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जो आपका गाइडेड होता है वो होता है आपके ट्राइकस्पिड वाल से गाइडेड होता है। फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि जो आपका राइट साइड वाला ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि बॉडी से अगर आया है तो वो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड है बॉडी से। फिर आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप करेगा उसको, देखो राइट वेंट्रिकल आपका कर रहा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। अब मैंने कहा था ना कंफ्यूजन हो जाएगा आर्टरी के अंदर, तो अब लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है आपकी। ध्यान रखना इस बात का कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो आपकी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो आर्टरी की कॉन्सेप्ट है वो सिंपल इतना सा है, जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है दैट इज आर्टरी, और जो हार्ट के लिए ब्लड लेके आ रही है दैट इज वेन्स। सिंपल बात है। तो अगर हम ये हमारे कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हमने बोला क्योंकि हार्ट से अलग जा रही है, हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है, पल्मोनरी। पल्मोनरी मैंने आपको बोला था लंग्स से रिलेटेड होगा, तो ये लंग्स में लेके जा रही है, और वहां पे ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कौन सी आपकी पल्मोनरी वेन लेके आएगी, ठीक है। लंग से आ रही है वो, और ब्लड लेके आ रही है हार्ट के लिए,
तो वो पल्मोनरी वेन हो गई, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जब आपके ब्लड लेके आएगी तो वो हार्ट के लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। लेफ्ट एट्रियम होता है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, दोनों गार्डेड होते हैं, मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल से गार्ड होता है वो, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल से जब आपका गार्डेड होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आपका बड़ा है तो मतलब क्योंकि उसका फंक्शन भी ब्लड ज्यादा होता है, फंक्शन हैवी भी होता है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना है। जो आपका ब्लड प्रेशर बनता है ना, जो अपन जैसे अगर अपनी जो चेक करते हैं, नब्ज अपन चेक करते हैं, तो वहां पे अपन पल्सेस जो चेक करते हैं, पल्स जो बनती है वो इनके कॉन्ट्रेक्शन और डायलेशन की वजह से पल्सेस बनती हैं, क्योंकि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड अंदर पुश होगा आपके जो आर्टरीज हैं उनके अंदर, तो एक आपकी पल्स बनती है वहां से। और जो लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड पुश करेगा आपका? ये आपकी आउटा के अंदर पुश करेगा। आउटा क्या करती है आपकी? आउटा वो आर्टरी है जो पूरे ब्लड को, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पेसमेकर होता है आपका, लगभग यहाँ होता है, दोनों के जंक्शन पे होता है। क्या काम होता है उसका? हार्ट बीट को जनरेट करना। आपके पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये ऐसे नोड होगा। चलो आगे, मैं क्वेश्चन लिख नहीं करता वरना फिर क्वेश्चन पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो हो गए हैं, खैर कोई बात नहीं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, आर्टरी क्या करती है? आर्टरी ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी है कहाँ से निकलनी है? हार्ट से निकलेगी। हार्ट से निकलेगी कहाँ जाएगी? पल्मोनरी मतलब लंग्स के लिए जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अभी देखा था ना हमने कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, कहाँ गई कहाँ गई, हाँ ये रही आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, कहाँ लेके जा रही है? लंग्स को लेके जा रही है, और हार्ट से लेके जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करती है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग से हार्ट के लिए आ रही हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी करती है। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये मैंने आपको बताया था। सोचो सोचो, ये यहाँ बताया था ना, तो आपका राइट एट्रियम की तरफ है ना ये। अब मैंने क्या कहा था? पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड। क्यों? मैंने कहा था आपके पल्स में जो इसकी जो पेस होती है, जो पल्सेस होती है उसकी, वो मेंटेन करने का काम किसका होता है? ऐसे नोड का होता है। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट इज ऐसे नोड, ठीक है। फिर पैच ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। याद रखना, इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum, called the atrioventricular node AVN. ASN और AVN, AVN मैंने आपको बताया ना, पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू ये जो होती हैं जाती है नीचे, ठीक है। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, continues from the AVN which passes through the atrioventricular septum to emerge top of the interventricular septum and immediately divides into right and left bundles. आगे जाके दो बंडल्स में डिवाइड हो जाती है, वहां पे वो these branches give rise to the minute fibers through the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers. जो ऐसे आपकी एवियन होती है वो नीचे जाके डिवाइड होती है, Purkinje fibers होती है। Purkinje fibers आपके क्या करते हैं? जो आपका स्टिमुलस जनरेट होता है वो आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। दीज नोडल मस्कुलेचर्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, तो मतलब आपका जो हार्ट होता है वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एटलीस्ट, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप आपका हार्ट बीट करता है, ऐसे नोड आपका मेंटेन करता है, एवी नोड उसकी हेल्प करता है वहां पे, ठीक है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system, ठीक है। ऐसे एन आपकी बात करें, जो ऐसे नोड है आपकी, दैट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल आपका 70 टू 75। एक्शन पोटेंशियल से मतलब जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वहां पे एक स्टिमुलस जनरेट होगा। स्टिमुलस का जनरली क्या काम होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। तो 72 टाइम्स आपका बोलते हैं ना, दिल धड़कता है 72 टाइम्स, हार्ट बीट करता है पर मिनट, दैट इज द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल and is responsible for initiating the maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. हार्ट हमारा लगभग 72 बीट्स पर मिनट पे बीट करता है। अच्छा एक क्वेश्चन और, आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है जो आपका ब्लड पंप करती है, तो ये लगभग ब्लड पंप करती है आपका 70 ml पर स्ट्रोक। जब एक बार कांटेक्ट होता है तो लगभग आपका 70 ml ऑफ ब्लड आपका यहाँ से, जो आपके इसके स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये होता है 70 ml,
ठीक है, लगभग 70 ml आपका ब्लड पंप किया जाता है इसके थ्रू। ये आपका ऐसे नोड का अगर डायग्राम की अगर हम बात करें, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे ऐसे नोड हो गया, ये बंडल ऑफ फिश हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके अलग अलग ये डिवाइड हो जाते हैं परकेंजिया फाइबर्स में, और ताकि इन दोनों को अपना स्टिमुलस ये आगे तक पहुंचा सके। ऐसे नोड ये रहा आपका, ठीक है, ऐसे नोड ये रहा, और ये आपका एवी नोड है आपका, एंड एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है जनरली, ठीक है। बंडल ऑफ फिश है, आगे तक एक्सटेंशन होता है। बंडल ऑफ फिश कहाँ पाए जाते हैं? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के जो डिवीजन होता है, जो सेप्टा होता है, सेप्टम होता है, उसके अंदर से होते हुए निकलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, सॉरी। ये बात करें कॉर्डे टेंडन टेंडिने की अगर हम बात करें, तो ये होते हैं जो आपके वाल होते हैं, जो वाल आपके गार्ड करते हैं किसको, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल था, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वाल था। तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है, ठीक है, इनको जो गार्ड करने का काम है वो होता है आपके कोडे टेंडाई का काम होता है, यही इसको मेंटेन करने में इसको हेल्प करती है। तो जो आपके वॉल होते हैं ना, देखो ये नीचे की तरफ है ऐसे, है ना, तो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाल अपने आप बंद हो जाएंगे, तो मतलब आपका ब्लड, जो बैक फ्लो है ब्लड का, वो आपका यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर से ब्लड ये पंप होगा तो ब्लड आपका नीचे इजीली आ जाएगा। तो ये वन वे वॉल होते हैं, ठीक है, वन वे, टू वे नहीं होते, वन वे वॉल होते हैं ये। आपके वेन्स में भी वन वे वॉल पाए जाते हैं, और आपके आर्टरी के अंदर वॉल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो फंक्शनिंग होती है वो आपकी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी के थ्रू होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो पंप करता है ब्लड को, उसके थ्रू ब्लड आगे प्रोसेस करता है, जबकि जो वेन्स होती हैं आपकी, वो ब्लड कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो उनका बैक फ्लो रोकने के लिए ब्लड का वहां पे उसमें वॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपके कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें, तो ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपकी कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है। तो इसका सिंपल आप कैलकुलेशन ऐसे समझिए, कार्डियक साइकिल आपकी अगर हम बात करें, तो आपका हार्ट एक सेकंड में कितनी बार बीट करता है। तो आपका जनरली जो हार्ट होता है उसकी बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स बीट करता है। कितने कितने में बात करता है, 60 सेकंड्स में बीट करता है, ठीक है। तो अगर 60 सेकंड में अगर बीट कर रहा है, तो देखो, अगर पर सेकंड होता तो आपके सेकंड से नीचे आएंगे, सेकंड है तो आपका सेकंड ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल आपकी कितनी देर में कंप्लीट होगी, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग आपकी आएगी 0.8, 0.8 सेकंड आपकी रखी जाएगी ऑन एन अप्रोक्स वैल्यू जो होती है इसकी 0.8 सेकंड आएगी, ठीक है। लब साउंड इज ड्यू टू, पहली बात तो जो लब और डब साउंड होती है, हमेशा याद रखना, वॉल जब बंद होते हैं, आपके जो वाल्व्स होते हैं वो जब बंद होते हैं, तब वो साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। लब हो या डब हो, हमेशा एक क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से आपकी जो साउंड होगी वो होगी। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम बात करें, तो आपका ओपनिंग वाला सेंटेंस तो यही गलत हो गया, ब्लड फ्लो भी आपका यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ये तो हमारे, जब हमने कहा ना कि जब ये जो लब और डब साउंड होती है, जो हार्ट के अंदर हम जो सुनते हैं, धक 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 धक, लब डब लब डब, तो वो किस वजह से होती है, क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से होती है। तो लब अगर साउंड की बात करें, तो ये होती है आपकी एवी वॉल की क्लोजिंग की वजह से। तो आपका आंसर हो गया ये। और डब साउंड की अगर बात करें, तो ये जब सेमी ल्यूनार वाल्व्स होते हैं जो आपके बंद होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से आपकी डब साउंड क्रिएट होती है। हमेशा याद रखना, क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व की वजह से होती है डब साउंड, और क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व्स की वजह से होती है लब साउंड। एवी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ब्लड प्रेशर यहाँ हो गया, ये हो गया हार्ट बीट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सर्कुलेशन की अगर हम आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनसीईआरटी अगर लाइंस की अगर हम बात करें, तो दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज cyclically repeated is called the cardiac cycle, and it consists of systole and diastole. Systole आपका contraction, diastole आपका relaxation of both the artery and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times. आपका heart 72 टाइम beat करता है, per minute करता है, that is that many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deducted that the duration of a cardiac cycle is 0.8 second, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी कि कैसे कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope. Stethoscope जो डिवाइस डॉक्टर आपके अपने कान में लगाता है, चेस्ट पे आपका एक बल्ब टाइप की या फ्लैट टाइप की स्ट्रक्चर लगाता है, वो उसको यूज किया जाता है, उसको स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों के भी जब वॉल जब बंद होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जब बंद होते हैं, तो वहां पे आपकी साउंड जनरेट होती है। जनरली आप ऐसे समझिए, वो वाल्व बंद कब होंगे, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो लब और डब, मतलब जो सॉरी, जो वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, ताकि आपका ब्लड बैक फ्लो ना करे
और वापस से एट्रियम के अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो जनरली अगर हम कहें वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन है वो उस टाइम पे आपका जो लब साउंड सुनाई देगा, और डब साउंड कब होगा, जब वो रिलैक्स करेंगी और जब सेमिल्यूनार वाल्व्स बंद हो जाएंगे, जो आपके कहाँ पे होते हैं ये, किसको गार्ड करते हैं आपके, सेमिल्यूनार वाल्व आपके गार्ड करते हैं आर्टरीज को, पल्मोनरी आर्टरी और आपकी आउटा, दोनों जो वेंट्रिकल से निकल रही है वहां पे सेमिल्यूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं, दोनों को गार्ड करते हैं, ठीक है। तो फिर whereas the second letter dub sound is associated with the closure of the semilunar valve, these sounds are clinical diagnostic significance। पहले तो इन साउंड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, हालांकि आज भी इनका यूज होता है, और आप जब एक ईसीजी देखते हैं तो उससे आप हार्ट हेल्थ के बारे में बहुत इजीली देख सकते हैं कि हार्ट कितना हेल्दी है नहीं है। आपके साउंड अगर आप ध्यान से सुने तो आपके हार्ट के अंदर कोई भी इश्यूज होते हैं तो लब डब साउंड के पैटर्न के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि आपके अंदर ये प्रोबेबली डिजीज हो सकती है। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के मतलब की बात है, डबल सर्कुलेशन की अगर बात करें, मैंने आपको बताया फोर चैम्बर हार्ट, तो आपका ब्लड है जो ब्लड वापस से बॉडी बॉडी के अंदर सप्लाई होने से पहले आपके हार्ट से कितने बार पास होता है। तो हमने देखा था कि पहले राइट वेंट और एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स में जाता है, लंग्स से आके फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो लगभग आपका ब्लड सप्लाई होने से, लगभग नहीं एग्जैक्टली 2 टाइम्स आपका ब्लड वहां से पास होता है। तो ब्लड आपका 2 बार पास होता है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बिटवीन, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स एंड हार्ट, सिंपल, पल्मोनरी लंग्स और सर्कुलेशन है तो हार्ट तो हो गई हो, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो एक पल्मोनरी हो गया तो दूसरा जो बच गया हार्ट एंड बॉडी बच गया आपका, सिंपल। एनसीआरटी डायग्राम की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे आपका, कि जो ब्लू कलर है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर है आपका ये वाला, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जबकि ये जो आपका ब्लू कलर है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, है ना, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे आपका। अब जो आपका हार्ट है, बॉडी है आपकी, बॉडी से आपका वेन्स के थ्रू जाता है, ध्यान रखना, स्मूथ मसल अंदर होते हैं, ल्यूमन होता है, वेन्स वेन्स के, ये डायग्राम मैं आपको और भी डिटेल में आगे बताऊंगा क्योंकि डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो हम आगे देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे कुछ, ठीक है। आपका बॉडी पार्ट है जो टिश्यू है, जनरली ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली आपके कैपिलरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैपिलरीज हैं जो आपके जो ब्लड एक्सचेंज होता है टिश्यू और आपकी कलेक्शन होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन। तो और ध्यान रखना कैपिलरीज में से आपके हीमोग्लोबिन मूव नहीं करता है, आरबीसी मूव आउट नहीं करती है, बट डब्ल्यूबीसी मूव आउट कर सकती है आपके, ध्यान रखना। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना कवा के थ्रू आपके राइट एंट्री एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स, लंग्स के अंदर सेम आपकी कैपिलरीज होती हैं जो एल्वेलाई होती है, वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लेके आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर आपके बॉडी के अंदर वापस से सप्लाई कर दिया जाता है, और जो किससे सप्लाई किया जाता है, डोर्सल आउटा के थ्रू, और जब ब्लड कलेक्ट करके लाया जाता है बॉडी के अंदर से वो किसके थ्रू होता है, वेना कैवा के थ्रू होता है, ग्रेट वेन्स जिसको, ठीक है, वेना कैवा ही जनरली बोला जाता है। आगे चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें लिम्फ की, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ, लिम्फ में क्या पाया जाता है, अभी बता दिया वैसे तो मैंने, अगर आपने सुना हो तो, मैंने कहा था कैपिलरीज के थ्रू ना आरबीसी पास नहीं हो सकती लेकिन डब्ल्यूबीसी पास होती है क्योंकि उनको इम्यूनिटी का काम करना होता है, बेसिक सिंपल्स की अगर हम बात करें। तो जो अब मैंने ये कहा था कि कैपिलरीज के थ्रू आरबीसी नहीं पास होते, डब्ल्यूबीसी पास होते, डब्ल्यूबीसी पास होते तो मतलब जो फ्लूइड है आपका, फ्लूइड मैट्रिक्स भी आपका पास वहां से हो सकता है। तो जनरली जो होता है जो उस जो स्ट्रक्चर है जो व्हाइट, जब हमें हल्की सी चोट लग जाती है कहीं पे, तो जो व्हाइट 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 कलर का ट्रांसपेरेंट जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर चिपचिपी से जो दिखती है, दैट इज योर लिम्फ। तो उसमें क्या नहीं होता, आपकी आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर होती है, प्लेटलेट्स आपकी। तो सिंपल हमारा हाँ, हेमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी नहीं हो तो प्लेटलेट्स भी उसके अंदर आपकी नहीं होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम लिम्फ की बात करें, लिम्फ हेल्प्स इन गैस ट्रांसपोर्ट में, फैट ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका लिम्फ हेल्प करता है।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आपका ब्लड करता है, और CO2 रिमूवल, क्योंकि ये आरबीसी के काम है और ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में ब्लड के अंदर रिप्रेजेंट होती है, तो बेसिकली हम उसी को बोलेंगे गैस ट्रांसपोर्ट वहीं से होता है, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में डायरेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम जाते हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं, आपके एनसीईआरटी में सिंपल सा लिखा हुआ है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर soluble substances मूव आउट into the spaces between the cells of the tissue, leaving the larger proteins and the most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid, जिसको हम lymph भी बोलते हैं. It has the same mineral distribution as blood एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. तो मतलब डब्ल्यूबीसी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो लिम्फ इज आल्सो एन important carrier for nutrient hormones etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteal present in the intestinal villi. ठीक है, जो फैट एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो लिम्फ भी हेल्पफुल होता है उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें आपके, तो ये ईसीजी और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है. तो अगर हम सिंपल चलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर आप बात की जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम सबको पता है 120/80 होता है. ध्यान रखना 120/80 है, इसको आप 80/120 मत कर देना कि भाई एक ही तो बात है, नहीं. ये आपका सिस्टोल और डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पे कितना प्रेशर है सिस्टोल के टाइम पर, और डायस्टोल के टाइम पे कितना प्रेशर है. दैट इज द मेजरमेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर. तो दैट इज 120 and 80. तो ऑब्वियसली सिस्टोल के टाइम पे ज्यादा होगा और डायस्टोल के टाइम पे आपका कम होगा. और इसमें गड़बड़ है तो आपका ब्लड से रिलेटेड इश्यू है, आइदर इट्स लो बीपी और हायर बीपी. और ये जो इससे वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती है, तो बार बार फ्लक्चुएट हायर एंड पे हो रही है तो आपकी हाइपरटेंशन हो जाती है, और बार बार फ्लक्चुएट लोअर एंड पे होती है तो आपका जो होता है लो ब्लड प्रेशर कहलाता है उसका. सिस्टोलिक अगर प्रेशर की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 mm ऑफ एच हो गया. ठीक है, और डायस्टोलिक आपका 80 हो गया. ठीक है, और ईसीजी है पी, जो ईसीजी वेव पी रिप्रेजेंट्स, जो ईसीजी के अंदर जो ईसीजी हम लोग देखते हैं ना कि हार्ट उसके अंदर पेशेंट होता है आपका, और वो इस टाइप से चलती है आपकी. एक जनरली आपने देखा होगा कि जब ईसीजी करवा के आते हैं, अगर किसी ने करवाई नहीं भी करवाई तो आपकी हार्ट रेट जो मॉनिटर पे देखते हैं मूवीज के अंदर, जो बीप 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 बीप, तो उसके अंदर एक वेव होती है इनिशियली, जो वेव होती है दैट इज कॉल्ड पी वेव. पी वेव आपकी क्या होती है, वो होती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, वो इनिशिएशन होता है. तो इनिशिएशन अगर अपन कार्डियक साइकिल के इनिशिएशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ से होगा, जब आर्टरीज आपकी कॉन्टेक्ट करेंगे वहीं से तो होगा. डिपोलराइजेशन का मतलब है कि आर्टरीज वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120 और 80 से जब हायर होता है. इन दिस मेजरमेंट 120 mm जो कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mm is the diastolic or resting pressure. If repeated checks for blood pressure of an individual is 140 to 90, 140 or 90 या इससे ज्यादा होता है तो उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं. ध्यान रखना, रिपीटेड चेक, नॉट ओनली वन टाइम. जब आप बार बार चेक करते हो, आपको बहुत सारे रीडिंग्स लेने पड़ते हैं, तब आपका रेगुलर आता है तो आप उसको हाइपरटेंशन मान के चलते हो. अदरवाइज इट कैन बी नॉर्मली बी एलिवेटेड, समटाइम्स आपका हमेशा ब्लड प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है. अगर ईसीजी की बात करें, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल के अंदर जो होता है हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके ईसीजी. पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया. डीपोलराइजेशन के विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया. तो मैंने बोला था ना जब कार्डियक साइकिल होती है स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो आपके आर्टरिया जो एट्रियम जो होती है आपकी आर्टरिया होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसी को हम डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, और वो पी वेव रिप्रेजेंट करती है आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की. अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये रहा. हे हे, देखो मैं, ये आपकी पी वेव है, ये आपका क्यू है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आर है, ये वाला पॉइंट आपका एस है. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका टी है. तो जो पी वेव है आपकी, हाँ ये लिखा हो ना, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन. फिर ये आपका क्या होता है,
टी छोड़ो, टी बहुत दूर चला गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स आपके स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आपका फ्लो होगा किसमें, आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज और आउटा के डोर्सल आउटा के अंदर, ठीक है। टी होता है, टी आपका एंड को रिप्रेजेंट करता है किस चीज के, आपके कार्डियक साइकिल के। आपका जो होता है हार्ट होता है जो वेव, जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोल लो आपका, या वेंट्रिकुलर आप डायलेशन बोल लो आप इसको, जो वेंट्रिकल्स आपकी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया, एक्सेट। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द depolarization of the ventricles which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. Systole और diastole. Systole जब आपकी ventricles contact करेंगे और आपका blood arteries के अंदर flow करेगा from heart, that is systole, ठीक है। The T wave represent the return of the ventricles from excited to normal state, that is the repolarization. The end of the T wave marks the end of the systole, end of the systole, end of the cardiac cycle. तो आपकी यहाँ से P से शुरू होती है और T पे खत्म होती है। P ये आपका स्टार्टिंग एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होगा, डिपोलराइजेशन होगा। QRS कॉम्प्लेक्स आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, QRS कॉम्प्लेक्स आपका रिप्रेजेंट करेगा डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। टी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी वेव विल रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। आगे अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो हाइपरटेंशन मींस, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी, अभी हमने देखा था हाइपरटेंशन का मतलब हाई बीपी। हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू, बताओ, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेलियर, है ना, दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट अटैक जनरली होता है कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉकेज होती है कि हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन उसके पास ब्लड की सप्लाई, खुद के पास ही ब्लड की सप्लाई नहीं आ पा रही, तो कोरोनरी जब आपकी आर्टरी होती है वो जो ब्लॉकेज हो जाता है उसके अंदर, तब आपका हार्ट के खुद के पास ही ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए, है तो वो भी लिविंग टिश्यू ना। तो वहां पे आपकी जो हार्ट होता है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन आती है। हार्ट फेलियर का होता है जब ब्लड काम, हार्ट काम करता है लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाता और ब्लड जो पंप है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, हार्ट फेलियर, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रेफर टू एज atherosclerosis, affect the vessel that supply blood to the heart muscle. It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue, which makes the lumen of arteries narrower. जो lumen की अगर हम बात करें तो lumen जो हमने देखी थी arteries की, ये वाली जो lumen होती है ना, ये जो lumen होती है इसको चला, क्योंकि इसमें जो फैट और कोलेस्ट्रॉल का अगर ये मान लीजिए आपका ये फैट और कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका डिपॉजिट ऐसे ऐसे धीरे 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 होने लग गया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर से ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन तो इस वजह से आपकी जनरली वो हार्ट अटैक वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। और डिपॉजिट कैल्शियम एक्स्ट्रा है, आपका फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो अलग अलग रीजंस, अलग अलग तरीके होते हैं उसके, ठीक है। एंजीना की बात करें तो इट इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। ए सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Anemia can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow. ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर नहीं जा पा रहा है या ब्लड की सप्लाई तो आपकी प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी रुक जाएगी, तो इस वजह से आपको एंजिना हो जाएगा। हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें, हार्ट फेलियर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, पंप कर रहा है लेकिन नॉट इफेक्टिवली, ठीक है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, दैट माइट बी फेलियर ऑफ द वॉल्स और फेलियर ऑफ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, multiple reasons. It's sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of the disease. ठीक है, कई बार आपके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स ब्रीदिंग और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। हार्ट स्टॉप, हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो उसमें आपका हार्ट बिल्कुल बीट करना बंद कर देता है, ठीक है। आपको जो इलेक्ट्रिक वोल्ट से जो शॉक दिए जाते हैं
वापस से स्टार्ट के लिए वो कैसा होता है कि जब जो ऐसे नोड होता है आपका उसको वापस से करंट के थ्रू, क्योंकि वो जो होता है करंट जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है बाकायदा, पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन वहां पे, तो हम उसको आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं वहां पे ताकि वो दोबारा से हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए, और मैक्सिमम टाइम पे ये वर्क करता भी है, कभी कभी अगर आपको ज्यादा लेट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली। ठीक है। और हार्ट फेलियर अलग चीज है, हार्ट फेलियर में आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इनफेक्टिव ब्लड सप्लाई है। और जो हार्ट अटैक है आपका, हार्ट अटैक की बात करें तो ब्लड को ही सप्लाई कम आ रही है, तो इस वजह से आपकी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम। फिर अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्जाम नीट 2026 में आ सकते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो विच वेसल हैज मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर की अगर हम बात करें कहाँ पे होगा, जहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होगी। डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है, आर्टरीज के अंदर होती है। कहाँ से निकलते हैं, हार्ट से निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, आर्टरीज के अंदर होगा। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन, मैंने आपको पहले बताया था किसमें प्रेजेंट होते हैं वाल्व, आपके वेन्स में। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं जनरेट होता, क्योंकि आर्टरीज आपकी डिवाइड होकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज आपकी वापस से ब्लड एक्सचेंज का जो एक्सचेंज का काम करती है, किसका, ऑक्सीजन का है, आपके मिनरल्स का है, आपके एनर्जी का है, जो भी है, दैट इज द गैसेस एक्सचेंज और वट एवर दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज अकर्स इन, वो कैपिलरीज के अंदर होता है आपका। और फिर वहां से कलेक्ट होकर वापस वेन्स में आता है, तो वेन्स के अंदर जब कलेक्ट होता जाता है तो इसके अंदर आपके वॉल्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोका जा सके। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स इन, ये लो पहले ही बता चुका हूँ, कैपिलरीज में आपका। ठीक है। विच हैज थिनेस्ट वॉल, थिनेस्ट वॉल कहाँ पे होगी, जहां पे आपको एक्सचेंज करवाना होगा। अगर ज्यादा मोटी वॉल होगी तो एक्सचेंज करवाना आसान नहीं होगा, तो एक्सचेंज जहां पे होता है वो कहाँ होता है, कैपिलरी के अंदर। तो थिनेस्ट वॉल किसकी होगी, कैपिलरीज की होगी। ठीक है। विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज, जिसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उस ब्लड ग्रुप के अंदर आपकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। जिस जिस ब्लड के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एबी बोलते हैं। और इसके भी आगे दिया हो तो एबी पॉजिटिव बोल देंगे हम उसको, अगर और भी डेफिनेशन दी हुई हो तो, मतलब एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव इस टाइप से अगर आपको दिया हो तो। विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज दोनों किसमें होंगे, जिसमें एक भी एंटीजन नहीं होगा, ना ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ना बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो वो आपका ओ हो जाएगा यहाँ पे। और ओ नेगेटिव मोर एक्यूरेट। कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन, कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, कार्डियक आउटपुट होता है आपका जो आपकी हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट इंटू जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। हार्ट रेट आपको पता है कितनी है आपकी, 72 है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मैंने आपको बताया था 70 ml, ठीक है, पर स्ट्रोक होती है। तो आपकी कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम इज स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर मिनट तो करेगा नहीं, सिंपल बात है। जो पर बीट पर कॉन्ट्रैक्शन आपका जो ब्लड पंप किया जाता है दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज ब्लड पंप पर बीट। ठीक है। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू, अरे बता चुका हूँ भाई। ठीक है। ये आपके लास्ट में कुछ डायग्राम है आपके लिए, आप देख सकते हो। वॉल है जो उनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कौन सा वाल कहाँ पे होता है, और आपको अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी ईसीजी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। और आपका जो मैंने बोला था ना, ये डायग्राम इस टाइप से कुछ होता है, पीक्यूआरएस वाला, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। सिस्टोल बिगिंस डायस्टोल, ये आप इस तरीके से अगर आपको ऐसे समझना है इससे समझ लीजिए। मैं कहूंगा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए आपको, एनसीईआरटी की सिंपल लाइन हुई है, ये वाला है, आप इस पे दिमाग लगाइए। पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन और सिंपल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो पी इनिशिएशन होता है आपके एट्रिया के, ठीक है, तो एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पी क्यू आर एस आपका वेंट्रिकल्स के लिए, टी आपकी एंड है, या उसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे आपका, और वहां पे रिलैक्सेशन उसका स्टार्ट होता है। ठीक है। ये आपका आर्टरीज और वेन और कैपिलरी का आपका तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। कैपिलरी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स होती है, एंडोथेलियम होता है डायरेक्ट, ठीक है, और बहुत ही थिन होते हैं कैपिलरीज, ऑब्वियसली थिन स्ट्रक्चर्स को ही कैपिलरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ब्लड फ्लो हमेशा आर्टरीज टू वेन होता है। वेन्स की अगर बात करें, आर्टरीज होती है उनका ल्यूमन्स, आर्टरी का ल्यूमन होता है वो
कम होता है और जो वेन्स होते हैं उनका ज्यादा होता है। वेन्स के अंदर आपके वॉल प्रेजेंट होते हैं और जबकि आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, उनके स्ट्रक्चर का कंपेरिजन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें या फिर आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी ही आएगा, मे बी आज रात में या फिर आपको कल मॉर्निंग तक नेक्स्ट चैप्टर आपका मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।